जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी हिस्ट्री के लेसन नंबर 3 और 4 का इंडियन हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। 2 वीडियो मैं ट्राई करूंगा लेके आने का और 2 में आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, या फिर हो सकता है 3 वीडियो। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और सुनिएगा स्टोरी सबको, कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे कंपनी लोग आए, कैसे यूरोपियन कंपनी भारत में आए, क्यों आए, नहीं आए, सबको A to Z बताऊंगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको कर्नाटक युद्ध ये सब के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे हुआ, नहीं हुआ, हर एक चीज़ को बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, तो आप उसको भी देखिएगा। चलिए फिलहाल अभी देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कितना कुछ कवर कर पाते हैं। तो देखिए, हाँ, यूरोप मतलब जो थे ना, अगर वर्ल्ड मैप में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना। हाँ, ये सब क्या है, ये पूरा आपका एशिया है। क्या है, यहाँ से ऐसे करके पूरा ये तो इधर हो गया, इधर इस तरफ से, हाँ, ये इतना क्या है, और नीचे भी है। तो ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोपियन कंट्री है। क्या है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, आधा रसिया यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, इसलिए रसिया को अलग से हम लोग यूरेशिया भी बोलते हैं। तो ये जो है ना आपका वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखें तो पहले तो हवाई जहाज ये सब तो था नहीं। तो पहले क्या करते थे ये लोग, स्थल मार्ग से ही व्यापार करते थे। यहाँ से देखिए, ये इंडिया है, इंडिया से यहाँ ऐसे ऐसे करके जाते थे और जाके ये लोग स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। यूरोपियन कंट्री में क्या था, मसाला का बहुत बड़ा डिमांड था। मसाला यानी गरम मसाला, ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो इसका व्यापार कब से हो रहा है बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से। सिंधु घाटी सभ्यता कितना साल पुराना है, 2500 BC। कितना साल पुराना है, 2500 BC का बात हो रहा है, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी आज से लगभग 4500 साल पुराना है। कितना है, 4500 साल पुराना है। यहाँ पे 450 लिख दिया, 450 आप समझिएगा। हाँ, 4500 कितना है, प्राचीन का बात है। तभी से क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्री के साथ इंडिया का व्यापार चल रहा था। लेकिन ये बात कब की होती है बोली तो ये बात होती है आपका 1453 की। कब की बात होती है, 1453 की। यहाँ पर आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में आपको दिखेगा, यहाँ पर ये क्या है, ये बोले तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सऊदी अरब। क्या है, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ये तुर्की दिख रहा है। तो तुर्की में एक जगह होता है जिसका नाम क्या होता है, कस्तनतूबिया। नाम क्या होता है, कस्तनतूबिया। नाम क्या होता है, कस्तनतूबिया। तो कस्तनतूबिया पे क्या करता है, आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में यानी अपने कैप्चर में कर लेती है। जिसके कारण क्या होता है, यूरोपियन कंट्री का इंडिया ये लोग के साथ क्या होता है, व्यापार यानी संबंध, क्या है, व्यापार इन लोग का टूट जाता है। क्योंकि मेन रास्ता में यहाँ पे क्या कर लिए ये लोग, अपना कब्जा कर लिए। तो इधर का आदमी ना इधर आ पा रहा है, ना इधर का आदमी इधर जा पा रहा है। अब पहले तो हवाई जहाज ये सब था नहीं कि ऐसे उड़ के फुर्र करके चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ, तो आप अच्छा से यहाँ पर देखिए मैप में थोड़ा, यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है, यहाँ पे स्पेन है। और इसी का यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे पुर्तगाल आपको लिखा है, ये पुर्तगाल, ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, आपका पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल के उस समय जो राजा होते हैं, जेम्स प्रिंसेप बोल के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आदेश देते हैं। क्योंकि अब व्यापार हो नहीं पा रहा है, अब इन्हें गरम मसाला ये सब चाहिए था। तो ये लोग अपने वहाँ के जो नाविक लोग रहते हैं ना, उन्हें आदेश देता है कि तुम लोग भौगोलिक खोज पे निकलिए। आप लोग कहाँ पे निकलिए, भौगोलिक खोज में। इंडिया की खोज के लिए निकला जाता है। कहाँ पे, इंडिया की खोज के लिए। भौगोलिक खोज मतलब रास्ता पता करिए, रास्ता पता करिए, ठीक है, इंडिया तक आने के लिए। तो इसका बात होता है, वहाँ का राजा इनको देते हैं, ठीक है, आदेश देते हैं। तो यहाँ पुर्तगाल से सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकलते हैं इंडिया की खोज के लिए। इंडिया की खोज के लिए नहीं, इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज के लिए इनको जाना होता है। ऐसे यहाँ से निकल के देखिए, यहाँ से इनको जाना होता है कहाँ पे, पुर्तगाल। तो यहाँ से वो स्पेन के होते हैं, हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो उनको इधर से जाना होता है इधर, तो लेकिन ये चले जाते हैं इधर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को खोज देते हैं। और उनको वहाँ पे जाके ये क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करते हैं, अमेरिका की खोज करते हैं और उनका नाम क्या देते हैं, रेड इंडियंस। फिर बाद में जाके, इसके 6 साल बाद जाके, यानी 1498 में वास्को डिगामा जो पुर्तगाल के होते हैं वो निकलती है। और वो यहाँ से होते हुए, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पे इंडिया के खोज निकलते हैं। खोज करते यानी भारत के समुद्री मार्ग का पता करते कब, 1498 में। कब, 1498 में आपका खोज लेते हैं। भारत के यहाँ पे केरल पे आते हैं। उस समय केरल के राजा जुमेरियन होते हैं। और इंडिया का पहले से ही परंपरा क्या है, अतिथि देवो भव। तो वास्को डिगामा आते हैं, ये मान लीजिए वास्को डिगामा है, कौन है, वास्को डिगामा है।
तो वास्को डी गामा पहुँच जाते हैं भारत। तो जो जुमेरियन होते हैं उनको पता चलता है विदेश से कोई आया है, तो उनका स्वागत करता है अतिथि वो बोल के स्वागत करते हैं। फिर वास्को डी गामा आते हैं भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह, याद रखें आप लोग, नोट डाउन करिए कॉपी में, ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको। कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं। कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है। ये कालीकट को अभी वर्तमान में कोचीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोचीन से। मैं हाथ से लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से अब मेन खेल शुरू होता है। अब वास्को डी गामा, अब सबको क्या पता चल जाता है? अब सबको समुद्री मार्ग का रास्ता पता चल जाता है। तो अब इसी को देखते हुए क्या करता है वास्को डी गामा, यहाँ से गोल मरीच सब ये सब मान लीजिए अगर 1 रुपया में ले जा रहे हैं तो वहाँ पर 64 रुपये में बेच रहा था। कितना रुपया में? 64। 1 करोड़ का सामान कितना में? 64 करोड़ में, यानी डायरेक्ट 64 गुना लाभ करता था। तो इससे क्या हुआ था? पुर्तगाल का यानी पुर्तगालिस का क्या होता है, इकोनॉमी पूरा बढ़ गया। इसके आसपास के पड़ोसी देश देखिए, यहाँ पे देखिए स्पेन है, फ्रांस है, फिर ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है यूके लिखा है यहाँ पे, ये क्या है? येलो येलो वाला आपका है यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटिश। कौन है? ब्रिटिशर्स। तो ये लोग देखते हैं कि इसका पड़ोसी तो पूरा अमीर हो रहा है, तो अब ये लोग बोलते हैं हम भी भौगोलिक खोज पर निकलेगा, हम भी क्या करेगा? भौगोलिक खोज पर निकलेगा। तो यहीं से क्या होता है, यूरोपियन कंट्री तरह तरह की जगह पर घूमते हैं। अगर वो 1453 में अगर कस्तन तूबिया पर आपका अगर सऊदी अरब यानी अरब वाले आक्रमण नहीं करते ना, तो शायद हो सकता था आज भौगोलिक खोज ना होता। अब इसके ऊपर बोल के ऐसा फायदा नहीं, जो हो गया है वो हो गया है, ठीक है। तो अब आइए मेन, हाँ अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ आपको, यहाँ पे वही आपको बताया है यूरोपियन कंपनी के आगमन के ऊपर दिया हूँ। तो वही सबको देखिए, यूरोपियन कंपनी का आगमन, यूरोप, ये भारत स्थल मार्ग 1453 कस्तन तूबिया कहाँ पे है? तुर्की में है। तो इसके स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके होता है आपका खेल, ठीक है। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कस्तन तूबिया पर अरबों का कब्जा हो जाता है, जिसके कारण भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है। और यूरोप से भारत का व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही चल रही थी। इतना आपको समझ में आया? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, थोड़ा क्या आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ देखिए अच्छे से, और नोट डाउन करिएगा, कॉपी लेके चुपचाप नोट डाउन करिए। 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, पर अमेरिका की खोज करता है। और 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। भारत की खोज करता है मतलब भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है, जो आपको मैं अभी थोड़ा देर पहले ही दिखाया, ठीक है। तो देखिए कंपनी का आगमन, सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन आता है? वास्को डी गामा। कब आता है? 1498 में आता है। कब आता है? 1498 में। फिर कौन आता है? डच आते हैं, वही आपका सामने में है डच। तो डच कहाँ पे कब आता है? 1595 में। कहाँ पे आता है बोलिए तो? ये डच ना, डच निकलता है तो ये यहाँ पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है बोले तो? डच आपका निकलता है पोलैंड इस तरफ में, हाँ पोलैंड, ये है डच। तो ये यहाँ से निकलता है, ये इंडिया नहीं जाके कहाँ पे जाता है? इंडोनेशिया इधर जाता है। ये देखिए आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, तो यहाँ पर जाता है सबसे पहले डच। तो वहाँ पे इंडोनेशिया का 2 द्वीप होता है, जिसका नाम होता है सुमात्रा और जावा। नाम क्या होता है? सुमात्रा और जावा। क्या नाम होता है? जावा, जो मसाले के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे हम लोग का इंडिया में क्या अंडमान निकोबार आइलैंड है, वैसे ही वहाँ पे 2 आइलैंड है, जिसका नाम क्या है? सुमात्रा और जावा, जहाँ पर मसाले की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग वहाँ से क्या किए? मसाला ये सब लिए। तो ये लोग देखिए, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैप को आप 4 भागों में बांटोगे तो क्या होगा बोलिए तो? ऊपर वाला, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? नॉर्थ ला, एक मिनट, हाँ देखिए ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ला, वो क्यों नहीं रहा है? ऊपर वाला भाग आपका नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला आपका साउथ का। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट, हाँ देखिए अब ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो यहाँ से यूरोप से जितना भी कंपनी इधर आए ना एशिया तरफ, तो हम लोग तो ईस्ट में पढ़ते हैं, इसलिए इनके सारे कंपनी का नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो सबसे पहला कंपनी आता है उसका नाम क्या पड़ता है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको समझ में आ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ता है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है? 1595 में। लेकिन कहाँ पे जाता है? आपका इंडोनेशिया में जाता है। इंडोनेशिया एक कौन सी जगह पे? सुमात्रा और जावा। और डच के निवासियों को क्या कहा जाता है? हॉलैंड। जैसे इंडिया के निवासियों को क्या कहा जाता है? इंडियन। वैसे ही डच के निवासियों को क्या कहा जाता है उस समय और अभी भी कहा जाता है? हॉलैंड। हाँ याद रखिएगा। अंग्रेज लोग कब आता है? 1600 ईस्वी में आता है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब होता है? 1664 में। तो आप ये ईस्वी याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल, फिर कौन आता है? डच, फिर कौन आता है? अंग्रेज, फिर कौन आता है? फ्रांस। इतना आपको याद हुआ? अब देखिए, तो अब हम लोग मेन अंग्रेज के ऊपर पढ़ेंगे, पुर्तगाल के ऊपर भी हल्का सा देख लिए। कोचीन में, ये नहीं कोचीन मतलब वही कालीकट का अभी का नाम क्या है? कोचीन, ठीक है। अंग्रेज के ऊपर देखेंगे। अंग्रेज लोग सबसे पहले अपना फैक्ट्री बनाता है 1608 ईस्वी में। कहाँ पे बनाता है? सूरत में बना रहा होता है, ठीक है। लेकिन उस समय हम लोग भारत में, यहाँ पे मुगल बादशाह दिल्ली में रहते हैं, उस समय जहांगीर होते हैं। तो कुछ कारण से ये बना रहे थे फैक्ट्री, मतलब बना रहे थे, आधा बना होता है, लेकिन जहांगीर से थोड़ा बाताबाती हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उनको बनाने
नहीं देते। तो अंग्रेज लोग कहाँ पे अपना फैक्ट्री बना लेते हैं, यहाँ पे आपका आके मछलीपट्टनम है मद्रास तरफ में, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपना फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और ये जो 1608 वाला, ये 1611 या 1612 के करीब में क्या होता है, पूरी तरह से बन के रेडी होता है। तो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला फैक्ट्री आपका बनाता है सूरत में, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, पूरी तरह से कंप्लीट कहाँ पे होता है, मछलीपट्टनम में। आपको इतना समझ में आया। फिर देखिए फ्रांसीसी भी क्या होते हैं, फ्रांसीसी भी आते हैं 1664 में। ये भी क्या करते हैं, सूरत में 1668 में क्या करते हैं, अपना एक व्यापारिक कोठी यानी एक घर बना लेते हैं जहाँ पर सामान रखेंगे स्टॉक करके, वैसा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, भारत में आने का इनका मूल उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। व्यापार करने के लिए एक ऐसे स्थल चाहते थे जहाँ से व्यापार कर सके, जिसे व्यापारिक कोठी कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए जहांगीर के दरबार, ये सब उतना वो नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आती है, ये सब उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये लोग जो भी करते हैं ना, ये लोग भौगोलिक खोज, तो इनका खोज का मेन रीज़न क्या होता है, ट्रिपल जी। क्या होता है, एक मिनट, क्या होता है, ट्रिपल जी। ट्रिपल जी का फुल फॉर्म क्या है, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। क्या बोला मैं, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। इनका मेन फोकस क्या था, उस समय यूरोप के जो विद्वान लोग थे ना, वो अपने किंग को क्या बोले कि हमें सोना और चांदी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सोना और चांदी का बाद में भी रेट बढ़ेगा, अभी भी क्या है, सोना और चांदी का रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं, बोले। तो ये लोग वहाँ पे बोले कि हम लोग को सोना और चांदी ये सब ज़्यादा करना चाहिए, तो इसके लिए हमें व्यापार को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक रीज़न ये भी होता है, इससे क्या होना, ये लोग जब व्यापार की तो इनको गोल्ड भी मिला, यानी पैसा भी इनको मिला, गोल्ड मिला यानी सोना मिला। साथ ही साथ क्या हुआ, इनका गॉड यानी इनका धर्म का भी प्रचार हुआ, ईसा धर्म का भी प्रसार हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, इनका ग्लोरी हुआ। ग्लोरी मतलब इनका प्रसार हुआ, इन्हें सब कोई जाने कि ये व्यक्ति यहाँ के है, यहाँ के, तो इनसे इनके बारे में ख्याति फैली। तो ये इनका मेन उद्देश्य था, थोड़ा याद रखिएगा और वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिए, ज़्यादा आपका वीडियो लंबा होगा भी नहीं। अभी यहाँ से आपका मेन होगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, कि अंग्रेज लोग कैसे आए, नहीं आए, क्या किए, नहीं किए। देखिए, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। उस समय अंग्रेज में यानी ब्रिटेन में उस समय के महारानी कौन थे सर, एलिजा एमपी बोल रहा हूँ, एलिजाबेथ प्रथम थे। कौन थे, एलिजाबेथ प्रथम। तो ये क्या करते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने का परमिशन देते कि तुम लोग भी जाके व्यापार करो। 1600 के समय में, उस समय कौन रहता है यहाँ पे, मुगल बादशाह अकबर होते हैं। लेकिन जब ये लोग आता है ना, आते आते क्या होता है, यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके बेटा जहांगीर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फिर ये आपको बताऊंगा अभी, यहाँ पे फिर देखिए थोड़ा सा। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। फिर अंग्रेज का राजा जेम्स प्रथम क्या बनते हैं, अंग्रेज के किंग बनते हैं, यानी ब्रिटिशर्स के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो क्या होते हैं, भारत आते हैं जहांगीर के दरबार में व्यापार के लिए, परमिशन के लिए। तो इन्हें परमिशन पूरी तरह से नहीं मिलता है। फिर सर टॉमस रो क्या होते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं, तो इनको परमिशन मिल जाता है। 1608 ईस्वी में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस। कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में। इन्हें परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आते हैं, परमिशन नहीं मिलता, मतलब पूरी तरह से इन लोगों को परमिशन नहीं मिलता, लेकिन तभी भी ये लोग थोड़ा थोड़ा करके व्यापार करते रहते हैं, टैक्स ये सब पे करते हैं। फिर मेन खेल कहाँ पे खेला जाता है पता है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1717 ईस्वी का बात होता है। कब, 1717 ईस्वी में क्या होता है, मुगल बादशाह कौन होते हैं, फरुखसियर। तो फरुखसियर के दरबार में पहुंचते हैं जॉन सरमन, जो ब्रिटिशर्स ही होते हैं, पहुंचते हैं व्यापार के लिए। तो इन्हें क्या है, फरुखसियर के साथ बेटी होता है ना, उनको बुखार होता है। अब ये लोग को तो साइंस पता रहता है, एक दवा उवा दे देते हैं, खा के इनका बेटी ठीक हो जाता है, तो ये पूरा खुश, ये क्या होते हैं, पूरा खुश हो जाते हैं, शायद ऐसा टाइप का होता है स्टोरी। तो इनको एक पत्र देते हैं जिसमें क्या होता है, निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार होता है, मतलब व्यापार बहुत ही, मतलब टैक्स क्या होता है, बहुत ही कम देना पड़ता है। तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फरुखसियर द्वारा क्या होता है, एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिलता है। तो वो फरमान में यानी वो पत्र में क्या लिखा होता है, वो पत्र में लिखा होता है कि 3000 वार्षिक कर लेकर बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। 1000 वार्षिक कर लेकर सूरत में कर मुक्त व्यापार, यानी गुजरात की सूरत में 1000, मात्र 1000 रुपया उनको देना होगा, और उसी से क्या करेंगे ये लोग, फ्री ट्रेड करेंगे। तो इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हाँ देखिए, 1661 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन का विवाह होता है। तो विवाह में पता है क्या किया जाता है, अंग्रेज लोग क्या करता है, पुर्तगाल क्या करता है, हम लोग का जो बम्बई है ना, उसको दहेज में दे देता है, किसको, अंग्रेज को। हम लोग का वो शादी करता है वहाँ पे, और दहेज बम्बई में इसको फ्री में दे देता है, ऐसे करके होता है स्टोरी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है,
विवाह होता है तो बम्बई में पुर्तगाल का अधिकार होता है, जो उसे दहेज में दे दिया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए मेन क्या होता है। हाँ, 1688 ईस्वी में औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के साथ, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फिलहाल। अब ये देखिए, हाँ, अब ये लोग यहाँ पे अंग्रेज लोग आ चुके हैं और भारत में यानी इंडिया में क्या है, 3 जगह पे इन्होंने क्या किया, अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया यानी किला। एक बंगाल में एक किला बनाया जिसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम कोला। कहाँ कहाँ पे बना था, कलकत्ता में। एक आपका मद्रास में जिसका नाम क्या था, सेंट जॉर्ज किला। और एक आपका बना था यहाँ पे आपका, कहाँ पे, बम्बई में। कहाँ पे बना था, बम्बई में, जिसका नाम क्या था, फोर्ट लुई किला। नाम क्या था, फोर्ट लुई किला। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, हाँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको जानना है, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस का युद्ध होता है, 3 युद्ध होता है, जिसे हम लोग बैटल ऑफ कर्नाटक बोलते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आते हैं, 1664 ईस्वी में आते हैं। और उस समय वहाँ के शासक कौन होते हैं, लुई 14। और लुई 14 क्या कहता है बोले तो, आई एम द स्टेट, मैं ही क्या हूँ राज्य। एकदम निरंकुश निरंकुश टाइप की क्या होती है, शासक होती है, एकदम जोर जबरदस्ती वाले। तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी इंडिया पहुंचते हैं और इंडिया पहुंच के क्या करते हैं, अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करते हैं, 1668 में। कहाँ पे, सूरत में। और एक चीज़ याद रखिएगा, अंग्रेज लोग भी कहाँ पे स्थापित किया था, सूरत में ही स्थापित किया हुआ था। अब 2 कंपनी एक साथ है तो इन लोग के बीच में थोड़ा आपसी मतभेद भी होता है। फिर 16 इसके एक साल बाद, ठीक 1668 की एक साल बाद यानी 1669 में मुसलीपट्टनम में भी एक व्यापारिक कोठी खोल लेता है। अब याद करिए, अंग्रेज लोग भी क्या करता है, सूरत में और मुसलीपट्टनम में ही खोलता है ना, तो यहीं पे क्या होता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी खोलता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, पांडुचेरी में भी खोल लेते हैं। फिर 1674 में आपका चंद्रनगर में भी खोल लेते हैं। ये सब उतना आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। आप मेन याद रखिएगा, 1668 में सूरत में और 1669 में मुसलीपट्टनम में। अब क्या आता है, अब अंग्रेज और फ्रांस के बीच में संघर्ष होता है यानी युद्ध होता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक युद्ध आया आपका। ये चार्ट एकदम मज़ेदार तरीका से बनाया हुआ है, मज़ेदार तरीका से मैं आपको अभी यहीं पे याद करवा दूंगा, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। किसके किसके बीच में होते हैं, तो अंग्रेज के बीच में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, प्लस फ्रांस के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं, फ्रांस के बीच में होते हैं। आपको इतना समझ में आया। देखिए, तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है। इतना आपको याद हुआ। कितने कर्नाटक युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध लड़ जाते हैं। अब ये यहाँ पे इंडिया में हुआ है, कर्नाटक क्षेत्र तरफ हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आप देखिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1746 से 1748। कब होता है, 1746 से 1748। कारण क्या है नहीं वो भी देखेंगे। दूसरा कब होता है, देखिए दूसरा होता है आपका 1749 से 54। और तीसरा कब होता है, 1756 से 63 यानी 1756 से 63। आपको याद हुआ, पहला कब हुआ, 46 से 48। 46 से 48 मतलब 1746 से 1748, याद हुआ। फिर कब होता है, 1749, उसकी एक साल गैप दे के 5 साल तक चलता है। 1749 से 1754, 1749 से 54 यानी 49 से 54, 46 से 48, 49 से 54, फिर 56 से 63, याद हुआ। 46 से 48, 49 से 54, फिर आपका 56 से 63, यानी आपको आगे में क्या जोड़ देना है, 17 यानी 1746 से 48, 1749 से 54, 1756 से 1763। अब देखिए युद्ध का कारण क्या होता है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेके। अब ऑस्ट्रेलिया बोला है, क्या बोला गया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वर्ल्ड मैप में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ये मत सोचिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया आपके यूरोप के बीच में ये कंट्री है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है आपका वहाँ के उत्तराधिकारी को लेके वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांस, अंग्रेज मतलब यूके यानी लंदन वाले यानी ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अंग्रेज है, 2 व्यक्ति है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो आपका ब्रिटेन वाला का बोलना क्या है कि ए बनेगा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी और फ्रांस का बोलना है क्या, बी बनेगा। तो इसी को लेके ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं। अब उसी का प्रभाव अब इंडिया में भी देखने को मिलता है। इंडिया में भी दोनों कंपनी होते हैं एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर क्या होते हैं, दोनों कंपनी आपका होते हैं। तो ये बोलते हैं जब वहाँ पे लड़ रहा है तो हम भी यहाँ पे लड़ेगा। तो इसी को लेके पहला युद्ध हो जाता है। आप समझे थोड़ा सा भी, हाँ भाई थोड़ा सा समझिए युद्ध का कारण क्या था। अब युद्ध होता है 2 साल, वहाँ पे भी युद्ध शांत हो जाता है, यहाँ पे भी शांत होता है। तो यहाँ पर शांत होता है तो संधि कौन सा होता है, एला सापेल की संधि। कौन सा संधि होता है, एला सापेल की संधि। संधि मतलब एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। 1748 में ही क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट में क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट में बोला जाता है कि ठीक है अब से किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, अपना आपस में बात करके युद्ध को शांत करवा दिया जाता है, ठीक है। और इस समय जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होते हैं, इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं, डुप्ले होते हैं। कौन है, डुप्ले होते हैं। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले होते हैं
और सेंथाम का युद्ध, ये उतना आपका जरूरी नहीं है, नॉर्मल याद रखें। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था? डुप्ले। फिर देखिए सेकंड, अभी आपको मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। सेकंड कब होता है? सेकेंड वाला होता है 1749 से 54। इसमें क्या होता है? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए दो गुटों का बनना। वही सेम केस ए और बी वाला लेके होता है, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी तो समझ रहे हैं ना कि अगला राजा कौन बनेगा बोल के। तो इसके लिए कि वो लोग आपस में भिड़ जाते हैं। वो हैदराबाद का एक व्यक्ति है बी, तो वो बोलता है ए, ये बोलता है बी, वो बोलता है ए, ये बी, ऐसे लेके आपस में झगड़ लेते हैं। फिर युद्ध को शांत करने के लिए कौन सा संधि होता है? पांडिचेरी का संधि होता है। कौन सा संधि होता है आपका? पांडिचेरी यानी पुदुचेरी की संधि लड़ी होती है, यानी एग्रीमेंट 1755 में होती है। कब होती है पुदुचेरी की संधि? 1755 में। किसके किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। इतना समझे आप? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे हैं। फिर तृतीय कब होता है? तृतीय आपका होता है 1756 से 63 में। ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वहाँ पे यूरोप में चलता है, जिसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो इस युद्ध की समाप्ति के लिए कौन सा संधि होता है? यानी संधि मतलब एग्रीमेंट। पेरिस की संधि होती है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। तो 1763 में एक संधि होती है जिसका नाम क्या होता है? पेरिस की संधि। ठीक है, तो यहीं पर क्या आता है? वांडीवासा का युद्ध होता है। क्या होता है? वांडीवासा का युद्ध भी लड़ा जाता है यहाँ पे इंडिया में ही। तो जहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी शायद आप सबका आ सकता है। वांडीवासा का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। अंग्रेज लोग क्या होते हैं? जीत जाते हैं और फ्रेंच लोग क्या होते हैं? हार जाते हैं। अब इसमें पता है फ्रांस क्यों हारते हैं? फ्रांस का जो डुप्ले होता है ना, उसको वहाँ के जो फ्रांस की किंग होती है वो बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन इसका यूरोप में दरकार था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर बुला लेते हैं और उसके स्थान पर काउंट दी लाली को भेज देते हैं। और काउंट दी लाली एक नंबर का बकवा होता है, उसको युद्ध उतना युद्ध कौशल में वो माहिर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? वो हार जाते हैं। अगर उस समय अगर डुप्ले नहीं गया होता ना, डुप्लेक्स क्या क्या था? अंग्रेजों का बैंड बजा देता था। हो सकता था कि आज यहाँ पर किसका नियंत्रण होता? फ्रांस का होता। तो ऐसा केस हुआ था आपका उस समय। तो आपको इतना समझ में आया? तीन संधि हुई ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि हुआ? एला सापेल की संधि। द्वितीय में कौन सा हुआ? पांडिचेरी की संधि। और तृतीय में क्या हुआ? पेरिस की संधि। पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी। दूसरा का कारण क्या था आपका? हैदराबाद और कर्नाटक का। और तीसरा का आपका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध, जो कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही हुआ था। 7 साल तक युद्ध चला था। तीनों की संधि क्या थी आपका? पहला का क्या था? एला सापेल, पांडिचेरी, और आपका क्या था? पेरिस की संधि। और एक चीज याद रखिएगा, यही तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय यहाँ पे इंडिया में एक वांडीवासा का युद्ध लड़ा गया था, जो 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 के बीच में, जिसमें अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, फ्रांस क्या होते हैं? हार जाती है। आपको याद रखना है। अब इस संधि को आप लोग याद कैसे करेंगे? ए, आपको क्या याद रखना है बोले तो? ए पापे। ए पापे क्या याद रखना है? ए पापे। ए पापे, पिताजी को बोलिएगा ए पापे। ए मतलब एला सापेल की संधि, पा मतलब पांडिचेरी की संधि, पे मतलब पेरिस की संधि। याद हो गया? नहीं होने से आप क्या करिएगा? अपना हाथ का यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा ए पापे। क्या लिख लीजिएगा? ए पापे। ए पापे मतलब एला सापेल की संधि, पा से पांडिचेरी की संधि, और पे से पेरिस की संधि। 1748, 1755 और 1763। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, और तीसरा आपका कब हुआ? तीसरा आपका हुआ 56 से 63। आपको इतना समझ में आया? तो यहीं से क्या होता है? अंग्रेज लोग का यहाँ से एक एकाधिकार भी आप लोग बोल सकते हैं स्थापित हो जाता है, यानी स्टेब्लिश हो जाता है। तो यहीं से मेन खेला जाता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करवाऊंगा? अंग्रेजों का बंगाल विजय करवाऊंगा। बंगाल विजय मतलब प्लासी के युद्ध के बारे में बताऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी का क्या खेल खेला जाता है और कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ को मैं बताऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आप सभी लॉन्ग क्वेश्चन ये सबका प्रिपरेशन करिए। अगर हिंदी मीडियम से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। एक छोटा सा आपको अमाउंट पे करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना। अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए पूरा। आप आई गारंटी बोल रहा हूँ, विश्वास कर लीजिए मेरे ऊपर। और आप देखिएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर से अधिकतर कॉमन देखने को मिलेंगे। अधिकतर के 90% कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं जो आपका 8 मार्क्स का सजेशन प्रोवाइड किया हूँ, वो सारे सजेशन को फॉलो करिए। उसी में से आपका 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं स्पेशली पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये स्पेशली मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है, और ये 3 सब्जेक्ट में मैं सजेशन जो दूंगा वहाँ से अधिकतर कॉमन फंसते ही, हर साल फंसते हैं, इस बार भी फंसेंगे। जिस तरह इकोनॉमिक्स में कॉमन देखने को मिला है, उस तरह आपको हिस्ट्री में भी कॉमन देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।